हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज ऑफ 12th स्टैंडर्ड ओसीएम के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पेज नंबर 63 से लेके 65 तक। इसके पहले के वीडियो में हमने कवर किया है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में। हमने प्राइमरी फंक्शन में क्या पढ़ा था? हमने प्राइमरी फंक्शन में पढ़ा था वी हैव टू एक्सेप्ट द मनी, यानी कमर्शियल बैंक हैव टू एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द 4 sources, that is saving account, current account, recurring account and fixed deposit, and the commercial bank wants to lend the money or give an advances to the business firm or businesses via loans and advances. लोन्स में 3 तरीके के लोन्स थे, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। एंड उसी तरीके से हम एडवांसेस की बात करें तो एडवांसेस का मतलब क्या होता है कि हमने उनको एडवांस किया है वाया कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की। अब सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर उसके 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला क्लासिफिकेशन है आपका एजेंसी फंक्शन एंड द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज यूटिलिटी फंक्शन। अब सर ये एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शन, ये 2 डिफरेंट फंक्शंस है क्या? ये दोनों किस चिड़िया के नाम है? तो माय डियर्स, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये कुछ नए नहीं है। इससे आप ऑलरेडी इसको जानते हो, पहचानते हो, इसको आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना हुआ है। तो जब हम बात करते हैं एजेंसी फंक्शन की, तो एजेंसी फंक्शन का मतलब था द कमर्शियल बैंक एक्ट एज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट, यानी क्लाइंट के बोलने पर कमर्शियल बैंक एक एजेंट का रोल प्ले करता है। और यूटिलिटी फंक्शन का मतलब होता है अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स यूटिलिटी फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के, कस्टमर के बेनिफिट के लिए कुछ काम बैंक खुद अपनी मर्जी से करना पसंद करता है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एजेंसी फंक्शन में वो एज ए एजेंट काम करता है एंड यूटिलिटी फंक्शन में कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देने के लिए वो ऐसे काम करता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन में सबसे पहला क्या है? पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स। मतलब क्या? समय समय पर कमर्शियल बैंक कुछ चीजों को या कुछ पेमेंट्स को कलेक्ट करता है एंड कुछ एक्सपेंसेस को वो क्लाइंट के बिहाफ में पेड भी करता है। कमर्शियल बैंक कलेक्ट सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड एनी अदर इनकम पीरियोडिकली as well as makes periodical payments such as taxes, bills, premiums, rent, etc. on the standing instruction provided by customer। यानी कस्टमर के कहने पर कमर्शियल बैंक सैलरी कलेक्ट कर रहा है, डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है या किसी तरीके के इनकम्स को कलेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से कस्टमर के कहने पर वो कुछ एक्सपेंसेस को भी करेगा, जैसे इंश्योरेंस पेड करना है, लाइट बिल पे करना है, टैक्सेस पे करना है। तो इस तरीके के एजेंसी फंक्शंस को कमर्शियल बैंक क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पर परफॉर्म करता है। कमर्शियल बैंक चार्जेस सर्टेन फिक्स अमाउंट क्वार्टरली or annually in the form of service charges from the customer for providing such services। कमर्शियल बैंक इन एजेंसी फंक्शंस के बिहाफ में कुछ अमाउंट चार्ज करता है जिसे वो सर्विस चार्जेस कहता है। अंडरस्टूड? यस। नाउ कम टू सेकंड फंक्शन, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। कुछ आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिन्हें मैनेज करने की जरूरत होती है। Large commercial bank undertake to purchase and sell securities such as shares, bond, debenture, etc. on behalf of clients। बड़ी बड़ी जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो क्लाइंट के बिहाफ में शेयर्स खरीदती है, बेचती है, बॉन्ड खरीदती है, बेचती है, डिबेंचर खरीदती है और बेचती है। बदले में इन बैंक्स को मिलता क्या है? बदले में इन बैंक्स को उसके चार्जेस मिलते हैं। दिस हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो में आपके असेट्स जैसे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट को मैनेज किया जाता है, बदले में कमर्शियल बैंक को कुछ चार्जेस पे करने मिलते हैं। ड्यू टू दिस फैसिलिटी मोर क्लाइंट्स आर ऑप्टिंग फॉर सच सर्विसेज इन अ कमर्शियल बैंक। इस सर्विस की वजह से
कमर्शियल बैंक को कुछ नए कस्टमर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनके पोर्टफोलियो को बैंक मैनेज करता है, वो भी बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में। नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फंड ट्रांसफर। मुझे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, मुझे बैंक में जाना पड़ता है, एनईएफटी या आरटीजीएस करना पड़ता है। अब तो आप घर बैठे बैठे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे की मदद से, अपने फिंगर की मदद से, अपने उंगलियों की मदद से मिनटों में पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट पहले ऐसा होता था और अभी भी ऐसा होता है, जहां पर आप एनईएफटी, आरटीजीएस की मदद से फंड ट्रांसफर करते हैं। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ वन बैंक टू अनदर बैंक। यानी ब्रांच टू ब्रांच करना, ब्रांच टू किसी और बैंक में ट्रांसफर करना है, तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक कम टू द वेरियस इनिशिएटिव टू मेक दिस ट्रांसफर हैसल फ्री। यानी इस तरीके की दिक्कतें जब बहुत ज्यादा आती थी कि ट्रांसफर करने के लिए आपको वेट करना पड़ता था, तो बैंक बहुत ट्राई करती है, कमर्शियल बैंक्स बहुत ट्राई करती है कि वो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू या यूपीआई आईडी या भीम यूपीआई के थ्रू आपको आसानी से क्या किया जाए, फंड ट्रांसफर में मदद की जाए। तो इस तरीके के इनिशिएटिव बैंक्स करती रहती है, जहां पे आपको दिक्कतें ना आए। नेक्स्ट हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं, दैट इज डीमटेरियलाइजेशन। व्हेन योर सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन, जिसे हम डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। बैंक प्रोवाइड डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बैंक क्या करता है, उन्हें डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मोटिवेट करता है कि आपकी जो शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स है, जो फिजिकल फॉर्म में है, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कीजिए, कन्वर्ट, ताकि उसके किसी भी तरीके के डैमेज या चोरी होने के चांसेस कम हो जाए। आपको खाली उसके यूजर आईडी, पासवर्ड को याद रखना है एंड आप कभी भी उसको रिकवर कर सकते हैं। तो डीमटेरियलाइजेशन में ये आपको फायदा देखने के लिए मिल सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इट अंडरटेक्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ परचेज और सेल। बैंक क्लाइंट्स के इंस्ट्रक्शंस पर या क्लाइंट के बिहाफ में किसी भी तरीके के शेयर्स को खरीद और बेच सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन उस पर भी क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। फॉरेक्स इज एन एब्रीवेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज अगर आप डील करते हो, यानी आपको पेमेंट आना या पेमेंट देना पड़ता है, किसी और देश की कंट्री से लेना है या किसी और देश के कंट्री के बंदे को आपको पैसा ट्रांसफर करना है, इन दैट केस आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी फॉरेन एक्सचेंज में होगी। अब ये चीजें आप कहाँ से करोगे, ये चीजें आप कमर्शियल बैंक के थ्रू करने वाले हो। तो अब बैंक में परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ में वो खरीद और बेच सकते हैं। अब बैंक परचेजेस फॉरेक्स फॉर इट्स क्लाइंट्स व्हिच द क्लाइंट रिसीव फ्रॉम द फॉरेन ट्रांजैक्शन एंड सेल द फॉरेक्स when the client need it for overseas transactions। कमर्शियल बैंक उनके बिहाफ में फॉरेन एक्सचेंज खरीदता है, उनके बिहाफ में बेच भी सकता है। कुछ पेमेंट्स आई तो इसका मतलब आपने उस चीजों को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया। तो ये सारे ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन है, वो कमर्शियल बैंक अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पर करता है। आई होप ये सारी चीजों में क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप चाहे डीमटेरियलाइजेशन की बात करें, फंड ट्रांसफर की बात करें, फॉरेक्स एंड ट्रांजैक्शन की बात करें या आपके पीरियोडिक पेमेंट्स की बात करें, ये सारी की सारी चीजें कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन की आप उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो क्लाइंट जब तक उनको इंस्ट्रक्शन से नहीं देने वाला, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होने वाली। ना कम टू नेक्स्ट, हम बात करेंगे अब यूटिलिटी फंक्शंस की। अब यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शंस का मतलब होता है कमर्शियल बैंक अपनी सुविधाओं को सेटल करने के लिए या अपनी कन्वीनियंस, अपनी सर्विसेज को वाइडन करने के लिए, नए कस्टमर्स और पुराने कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पास रिटेन करने के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स के लिए। उसे हम यूटिलिटी फंक्शंस कहते हैं, जिससे कस्टमर बहुत खुश भी होता है। पहला है इश्यू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक। अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए या आपको चेक दे, तो भाई हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपको बार बार बैंक के दरवाजे आने की जरूरत नहीं। आपको कोई भी पीरियोडिक पेमेंट करना है या किसी को पेमेंट करना, तो आप चेक और डिमांड ड्राफ्ट की मदद से इजीली कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट और चेक इज द ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम द ब्रांच टू बैंक और अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और अदर बैंक।
मतलब अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में किसी इंसान को पेमेंट करना है तो आप चेक फाड़कर उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें बैंक में आपको आकर बार बार दखल अंदाजी या बैंक में आपको किसी भी तरीके की तकलीफ लेने की जरूरत नहीं होती। A bank issue draft to its account holder as well as non-account holder, whereas checks are issued only to the account holders. जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो अकाउंट होल्डर या किसी को भी आप इशू कर सकते हैं, बशर्ते बैंक आपसे उतने पैसे ले लेता है, वो डिमांड ड्राफ्ट के कुछ चार्जेस ले लेता है और आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देता है। वो जो ऑल ओवर जो जुडिशरी होती है उसके अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली अमाउंट में, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट या मैनेजर्स चेक कहते हैं। लेकिन जो चेक होता है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होल्डर को मिलता है। बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट, पहले क्या होता था चार्जेस लेते थे, अब यहाँ पर कमीशन की बात हम लोग कर रहे हैं। सेकंड होता है लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी मतलब क्या, अगर आपके वैल्यूएबल थिंग्स अगर आप बैंक की सिक्योरिटी में रखना चाहते हैं, जिसे हम लॉकर फैसिलिटी कहते हैं। दिस इज अ कॉमन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक। हर बैंक प्रोवाइड करना, एसबीआई की बात करो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या किसी भी तरीके के नेशनलाइज्ड बैंक की आप बात करते हो तो वो सारी की सारी चीजें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर्स अपनी वैल्यूएबल चीजें गवर्नमेंट बैंक की सिक्योरिटी में रखते हैं। द बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। किसी भी कस्टमर के वैल्यूएबल चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को या गोल्ड ऑर्नामेंट्स को अपने पास सेफ तरीके से रखा जाता है, सेफ कस्टडी में रखी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडी ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के बिहाफ में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर करता है, लेकिन फुकट में बिल्कुल नहीं करता, उसके लिए भी वो चार्जेस लेता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इनेबल द बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट एंड टू ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्लियरेंस वगैरह के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बैंक बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर है बिजनेसमैन के लिए। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं गिफ्ट चेक। आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति या जितने बड़े बड़े रियलिटी शोज होते हैं, वहां पर जब कोई भी कंटेस्टेंट जीतता है या रनर अप आता है तो उसको एक बड़ा सा चेक दिया जाता है। वो चेक को हम गिफ्ट चेक बोलते हैं। Bank issue gift check and gold coins to account holder as well as non-account holders. The gift check coins are used by the client for the purpose of gifting on occasion like weddings and birthday etc. एक तरीके का हम लोग वाउचर बोलते हैं ना, गिफ्ट वाउचर टाइप, उसी तरीके के गिफ्ट चेक होते हैं। आपने नॉर्मली आईपीएल में देखा होगा या जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है, तो उस तरीके के इसमें बड़े बड़े चेक्स दिए जाते हैं। तो एक गिफ्ट चेक होता है जिसका एक रियल वैल्यू आपको कन्वर्टेड करके मिलता है आपको बैंक के थ्रू, उसका एक सैंपल चेक भी आपको मिलता है, वो गिफ्ट चेक होता है। अंडरराइटिंग सर्विसेज। सर ये अंडरराइटिंग क्या होता है? जब आप कोई भी कंपनी है मार्केट में शेयर इशू करती है, तो मार्केट में शेयर इशू करने के बाद 90% अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो कंपनी ने जितने लोगों का पैसा लिया उनको वो पैसा रिटर्न करना पड़ता है। अब शेयर इशू करने के बाद अगर आपका ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब है या फिर आपका 90% लोगों ने खरीदा ही नहीं है तो कंपनी को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या चाहती है? वो पैसा रिटर्न नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि क्योंकि फंड्स रेज करने के बाद इट विल टेक टाइम, इट विल टेक कॉस्ट, तो फंड रिटर्न करेंगे तो उनको लॉस होने वाला है। वो फंड्स अगर आएंगे तो वो बिजनेस के एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा, तो वो एक अंडरराइटर को अपॉइंट करता है। अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो बोलता है कि अगर आपके शेयर्स कोई नहीं खरीदेगा तो वी आर गोइंग टू बाय द शेयर, बट उसके लिए हमको कुछ कमीशन आपको पे करना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं कमर्शियल बैंक के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज अंडरराइटिंग। A commercial bank may underwrite the issue of security issued by the companies. If the shares are not fully subscribed, the underwriting bank agrees to take up the unsubscribed portion of the security. यानी आपके जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर है, यानी लोगों ने नहीं खरीदे, तो जितने शेयर लोगों ने नहीं खरीदे उतने शेयर्स हम खरीद लेंगे, बदले में हमको क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। नेक्स्ट, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। Nowadays many banks are providing gold services to its customer. Banks are commercially buying and selling गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट फ्रॉम द कस्टमर ऑन लार्ज स्केल। आपने मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन का नाम सुना होगा, जहाँ पे आप जाते हो अपने गोल्ड लोन रखते हो, वहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, गोल्ड लोन मिलता है ऑन दे गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वैसे सेम फैसिलिटी बहुत सारे कमर्शियल बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक्स भी करते हैं, जहाँ को एट द रेट ऑफ 7.8 या 8% पर एनम के रेट्स आपको इजीली गोल्ड लोन मिल जाता है। तो इस तरीके की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। Some banks are provides advisory service to customer in terms of gold fund और gold ETF etc. कुछ बैंक्स उनको गोल्ड फंड या गोल्ड ETF के तौर पर भी सलाह मशवरा देने का काम करते हैं।
आई होप आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर लेक्चर अपडेट्स एंड सारी चीजें की अपडेट्स आपको वहां पर ही मिलने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।